हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बेटा आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको इन शॉर्ट आप एनपीओ कहते हैं, जो कि बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इन शॉर्ट आप एनपीओ कहते हो। तो एनपीओ की बेटा आपके एग्जाम में वेटेज क्या होती है? वैसे तो मैं इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ वेटेज वाले पे, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक वीडियो, मतलब स्पेसिफिक वेटेज क्या होती है बेटा। ये 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। तो 10 मार्क्स भी कैसे डिवाइडेड होते हैं बेटा? 1 मार्क्स की एक एमसीक्यू जाता है, 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन आता है इसी में से। उसके बाद 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो कि बेटा थ्योरेटिकल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन आता है एक 6 मार्क्स का, जो कि बेटा प्रैक्टिकल ही होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर की वेटेज है, जिसको आपको इस अपने मतलब इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर के बारे में। तो पहले सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन पता ही होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है, क्यों, किस तरह की काउंटिंग वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले एनपीओ के बारे में बेटा देखिए, एनपीओ आर सेपरेट लीगल एंटिटी या एंटिटीज। तो एनपीओ जो होता है बेटा एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी का मतलब आप जानते ही होंगे बेटा, एंटिटी का मतलब कोई बिजनेस वगैरह, तो इसको बिजनेस के सेंस में लेते हैं। ठीक है, प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल और इंटरप्राइजेज। प्रमोट कौन करता है? कोई इंडिविजुअल या कोई इंटरप्राइजेज, मतलब कोई भी जो बिजनेस होता है वो प्रमोट करता है इस एंटिटी को, या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन जैसे गवर्नमेंट वगैरह। बट नॉट ओन्ड बाय देम, बट इन दोनों में से कोई भी उसका ओनर नहीं होता। प्रमोट ये करते हैं लेकिन ओनर नहीं होते हैं। ठीक है, देयर इज देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक वेलफेयर। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? पब्लिक वेलफेयर का होता है। तो एमपीओ क्यों स्टैब्लिश किया जाता है बेटा? पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ें ज़रूर आपको समझ आई होंगी। उसके बाद ये तो बात हुई बेटा एनपीओ के बारे में। अब बात करते हैं एनपीओ के अकाउंटिंग के बारे में, जो हमारे काम की चीज़ें हैं। तो देखिए, एनपीओ प्रिपेयर एनपीओ प्रिपेयर्स द फॉलोइंग एनुअल अकाउंट्स। तो एनपीओ में बेटा एक इस तरह से हमारे क्या होते हैं, एनुअल अकाउंट बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बनता है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा हमारा बनता है बेटा बैलेंस शीट, जो कि फंड बेस अकाउंटिंग पे होता है, जो कि क्या होती है बेटा? फंड बेस अकाउंटिंग होती है। तो फंड बेस अकाउंटिंग क्या होती है ये लेटर ऑन सीखेंगे हम, इस चैप्टर में ही आगे हम सीख जाएंगे फंड बेस अकाउंटिंग क्या होती है। तो आज की क्लास में बेटा हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो पूरी क्लास आज इसी पे बेस्ड रहेगी हमारी। तो सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। ये अकाउंट किसकी तरह होता है बेटा? कैश अकाउंट की तरह होता है, जो आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल सेम है बेटा, इसका नाम बदल दिया है, बस इसका नाम बदल दिया है, और ये बिल्कुल सेम है, कैश अकाउंट ही है। इन दिस अकाउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना नहीं होता है। अगला इसी के बारे में पॉइंट है, इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस पे बेटा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। ये अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा आपको, कैश बेसिस का मतलब क्या है। नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस, इसका भी मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। वैसे आप 11th क्लास में चीज़ें पढ़ चुके हैं, फिर भी शायद ध्यान ना हो अब अभी आपको। तो इसमें अगला जो पॉइंट है, इसमें बेटा कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर की जो भी ट्रांजेक्शन है, कैपिटल एंड रिवेन्यू ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। तो चाहे कैपिटल नेचर की हो या फिर किस नेचर की हो बेटा, रिवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर का मतलब जो बेटा हमारी कैसी होती हैं, मोटी
मोटी का मतलब बेटा एक हैवी रकम वाली जो हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है। जैसे मशीनरी परचेज कर ली, ठीक है, तो क्या है, हैवी अमाउंट हमने एक्सपेंड कर दिया, तो वो कैपिटल नेचर होता है। रिवेन्यू नेचर का मतलब बेटा छोटी वाली, छोटी का मतलब बेटा छोटे मोटे खर्चे, सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, तो ये सारी चीज़ें तो वो होती हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये तो बात हुई बेटा किसके बारे में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। उसके बाद जो हमारा सेकंड अकाउंट बनता है वो बेटा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। जो 11th क्लास में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है ना बेटा, सेम टू सेम ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसी तरीके का बनता है। इन दिस अकाउंट बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों ही इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं बेटा, चाहे कैश हो या फिर क्या हो, क्रेडिट हो, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते थे, लेकिन इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आती हैं। आगे देखिए, इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। देखिए बेटा अभी ये मैं आपको क्लियर करूँगा अक्रूवल बेसिस क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद ओनली रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू नेचर मैं आपको बता चुका हूँ, अभी और भी बताऊंगा बेटा एग्जांपल के साथ। तो रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, नो कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, तो कोई भी कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती है। तो ये बात हुई बेटा किसके बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी सर, सारी चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बेटा हम बना लेते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कैसे बनाते थे, ऐसे ही बनाते थे बेटा, जो कुछ भी यहाँ पे कैश आया और कैश गया इधर लिख देते थे, कुछ भी नहीं सोचते थे। जो पैसा आया जो कहीं से भी आया हो, किसी भी नेचर का हो, उसको बेटा हम डेबिट साइड में लिख देते थे। अब तो आपको शायद ध्यान ही आ रहा होगा। और जो भी कैसा पैसा गया, जो कैश गया बेटा, उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देते थे। तो सबसे पहले तो बेटा बैलेंस बीडी ही आता था, आपको ध्यान ही है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ गुड्स से पैसा आया, मशीनरी हमने क्या कर दी, सेल कर दी, तो सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी सेल करके पैसा आया, ठीक है। गया कहाँ कहाँ पे बेटा, सैलरी पेड कर दिया, रेंट पेड कर दिया, फर्नीचर परचेज कर लिया, और बैलेंस सीडी इस तरह से हम निकाल लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेते थे, निकाल लेते थे। तो अब ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो अब ये चीज़ें आप समझिए। यहाँ पे हमने बात करी थी किसके बारे में बेटा, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो ये दोनों क्या होती हैं, कैश बेसिस वाला समझिए, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस क्या होता है बेटा, मान लीजिए ये आपका बिजनेस है, ये 1 अप्रैल है और ये 31 मार्च है, तो ये 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। मान लीजिए आपने क्या किया बेटा, इस फाइनेंशियल ईयर में जो आपको सैलरी पेड करनी है ना, जो सैलरी आपको पेड करनी है, हर महीने 1000 रुपये एक एम्प्लॉय को देना है, लेकिन आपने कितनी सैलरी दे दी उसको, 11 महीने तक तो आपने उसको सैलरी दे दी, 1 महीने की सैलरी नहीं दी, मतलब 11,000 रुपये दे दिया और 1,000 रुपये क्या रह गए बेटा, बाकी रह गए। तो 1,000 रुपये आपने नहीं दिए उसको, तो हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट में सिर्फ 11,000 रुपये क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जितना हमारा पैसा खर्च हुआ है, ना कि बेटा 12,000 रुपये, ठीक है। तो ये होती है बेटा हमारी किसके बेसिस पे, कैश बेसिस ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जो कैश बेसिस पे है हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो होती है। अभी देखिए और थोड़ा सा क्लियर होगा ये। हम क्या करते हैं, इसमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बेटा, वो ट्रांजेक्शन्स हम कौन से रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे। वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, देखिए ये आपका 1 अप्रैल है, ठीक है, ये आपका 1 अप्रैल है, ये आपका 31 मार्च है। तो आप क्या कर रहे हो, किसी भी एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय है जो कि बेटा 1,000 रुपये आप उसको सैलरी देते हो, तो आपने उसको कितने महीने तक की दे दी, 11 महीने तक की सैलरी
दे दी 1,000 रुपये के हिसाब से। तो कितनी सैलरी दे दी होगी आपने? 11,000 रुपये दे दी होगी। लेकिन 1 महीने की सैलरी बाकी है, 1 महीने की सैलरी बाकी है। तो 1 महीने की सैलरी उसको क्या, कौन सी सैलरी होगी बेटा? आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट दिखाओगे बेटा? 12,000 रुपये दिखाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा 11,000 तो आपने क्या कर दिया? पेड कर दिया, और 1,000 रुपये क्या है आपके? आउटस्टैंडिंग है। तो इसको बोलते हैं बेटा हम अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। तो देखिए अक्रूवल बेसिस में और कैश बेसिस में डिफरेंसेस क्या हैं? अक्रूवल बेसिस ये बोलता है कि बेटा आपके जो खर्चे 1 साल में होने थे वो आपने मतलब दिए या नहीं दिए, लेकिन जो आपका खर्चा हो गया, जैसे अब सैलरी है बेटा, ये तो आपको देनी ही पड़ेगी। आपने अगर खर्चे हो गए तो वो बेटा हम क्या मान लेंगे? आपका खर्चा मान लेंगे। आपने पेड किया है तब भी, नहीं किया है तब भी। लेकिन कैश बेसिस में क्या होता है? हम किसी भी खर्चे को खर्चा जब मानते हैं, जब क्या कर देते हैं? उसको पेड कर देते हैं। जैसे कैश बेसिस मैंने बताया कि 11,000 रुपये क्या होंगे हमारे, हम मानेंगे कि 11,000 रुपये हमने खर्च कर दिया। लेकिन यहाँ पे बेटा हम क्या मानेंगे? 12,000 रुपये, जितना होना था, जितना होना चाहिए उतना ही होगा इसमें। उसको हम अक्रूवल बेसिस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे किसकी? अगली आती है बेटा कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन की। तो कुछ बच्चे भूल गए होंगे क्या होती है कैपिटल नेचर, कुछ बच्चे को ध्यान नहीं होगा। तो बेटा देखिए, ये छोटी, मैंने बताया था कि मोटी मतलब मोटी रकम और छोटी रकम, तो हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं बेटा, तो मोटी और छोटी रकम। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल फ्रॉम गुड्स, ये क्या है बेटा आपकी? ये दोनों ही ट्रांजेक्शन, ये दोनों ही ट्रांजेक्शन किस नेचर की हैं बेटा? ये रिवेन्यू नेचर की हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सेल ऑफ मशीनरी, ये कैसी है? मोटी रकम है, इसको बोलेंगे हम कैपिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों सैलरी पेड एंड रेंट पेड, ये दोनों किस नेचर की हमारी किस नेचर के एक्सपेंडिचर है बेटा? रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है। और यहाँ पे फर्नीचर परचेज, ये किस नेचर का हमारी एक्सपेंडिचर है बेटा? ये हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। ठीक है। तो इसमें हम दोनों तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कैपिटल नेचर एंड रिवेन्यू नेचर आर बोथ रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस नेचर का है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कैश में लेन देन हुआ हो, बस हम उसको रिकॉर्ड जरूर करेंगे। ठीक है। तो किसी नेचर की हो, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। तो अगला हम बात करते हैं इसमें क्या है बेटा? ओनली रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कोई भी कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती है, सारी की सारी क्या होती है? हमारी रिवेन्यू नेचर की। तो देखिए यहाँ पे सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, बिल्स पेबल है, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन कौन सी हमारी? रिवेन्यू नेचर की है। ठीक है। ये सारी की सारी हमारे रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर है। और यहाँ पे ये सारी की सारी कैसी है? हमारी रिवेन्यू नेचर की इनकम है। तो रिवेन्यू नेचर की इनकम है। तो ये बेटा हम क्या करते हैं? इसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर का करते हैं। तो सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट क्या कर दिया बेटा? यहाँ पे कैश अकाउंट को कट करके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख दिया, और बाकी सब कुछ सेम है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई नया अकाउंट बनाना है। सेम अकाउंट है। जिस बच्चे ने 11th क्लास में कैश अकाउंट बनाना जिस बच्चे को आता था सही से, उसको इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो बस इसका नाम बदल दिया बेटा, कैश अकाउंट का नाम बदल के क्या कर दिया? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कर दिया। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम बदल दिया, इसके ऊपर एक चादर चढ़ा दी, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया। और आपको ये पता है कि बेटा जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसीलिए बेटा मतलब क्योंकि इसी के तरीके का है, तो जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो भी किस नेचर का होता है? वो भी किस नेचर का होता है? किस टाइप का होता है बेटा? नॉमिनल नेचर का होता है हमारा अकाउंट। किस नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है। अब बनाते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि बेटा जस्ट लाइक कैश अकाउंट तो बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, तो इसलिए बेटा थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यहाँ पे रिसिप्ट अमाउंट जितना भी कैश आया, पेमेंट अकाउंट जितना भी कैश हमारा गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखना स्टार्ट कर देते हैं बेटा? बैलेंस BD
तो बैलेंस रेडी इधर भी हो सकता है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इधर भी हो सकता है। उसके बाद मैंने बेटा बड़े 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 अक्षरों में लिख दिया कैश रिसिप्ट। तो कैसी भी कैश हो सकती है, कैपिटल भी, रिवेन्यू भी, कोई हो सकती है। ठीक है, तो चाहे कोई भी कैश हो हमारी, कैपिटल हो या रिवेन्यू हो, वो दोनों ही कैश रिसिप्ट यहाँ पे आएंगी। इसी तरह से बेटा कैश पेमेंट, कोई भी पेमेंट हो, कैपिटल पेमेंट हो प्लस में रिवेन्यू पेमेंट, दोनों ही तरह की पेमेंट इसमें आती है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे बेटा, बैलेंस शीट ही निकालेंगे। तो बैलेंस शीट इधर भी हो सकता है, किस केस में, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो। ठीक है, तो मेन बात यह है बेटा कि जो बच्चा इस चैप्टर में ये सीख गया कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल पेमेंट क्या होती है, रिवेन्यू पेमेंट क्या होती है, उस बच्चे को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हुई बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। अगला जो हमारा है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि बेटा कई बार 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। तो किस नेचर का होता है बेटा, ये नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, किस नेचर का होता है, ये नॉमिनल नेचर का होता है। तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, तो इधर बेटा जो भी हमने खर्चा किया, यहाँ पे क्या आता है हमारा खर्चा आता है, और यहाँ पे बेटा जो भी हमारी इनकम हुई, मतलब जो भी हमारी जो हमें पैसे मिले, वो चीज़ें आती हैं। तो एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो देखिए सबसे पहले टू रिवेन्यू पेमेंट अलोंग विद एडजस्टमेंट। देखिए ध्यान रखिए जो वर्ड मैंने लिखा, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अलोंग विद एडजस्टमेंट। अलोंग विद एडजस्टमेंट का मतलब क्या, वही अगर पुराना मैं एग्जांपल लूँ आपके सामने कि 11 महीने की सैलरी पेड कर दी प्लस 1 महीने की सैलरी हमारी कैसी है, आउटस्टैंडिंग है, तो हमारी अब सैलरी कितनी, हमें मतलब कितनी सैलरी होगी, 12,000। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का जैसे आप कर लेते थे ना बेटा, 11,000 तो पेड कर दिया और प्लस में 1,000 रुपये क्या हो गए हमारे एडजस्टमेंट की हो गई। तो वही हो गया बेटा, वही इसी को बोल रहा है यहाँ पे अलोंग विद एडजस्टमेंट। तो ये अलोंग विद एडजस्टमेंट वाला खर्चा है। उसके बाद कुछ अदर एक्सपेंडिचर हो सकते हैं बेटा जो अदर देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, जो क्वेश्चन के साथ साथ हम सीख जाएंगे। उसके बाद बाय रिवेन्यू रिसिप्ट अलोंग विद एडजस्टमेंट, जिसमें बेटा अक्रूड इनकम वगैरह हम बेटा दिखाते हैं, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो इसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर की आती हैं। उसके बाद बेटा कुछ अदर इनकम हो जाती हैं जो अदर देन हमारी रिवेन्यू होती हैं, जैसे कि हमने मशीन सेल करी, उस पर प्रॉफिट हो गया, तो इस तरह की भी इनकम हमारे पास हो जाती हैं। ठीक है, उनको हम अदर इनकम बोलते हैं। तो इधर का अगर टोटल ज़्यादा हो जाता है तो बेटा यहाँ पे हम प्रॉफिट जो वर्ड था, अब उसको हटा के हम क्या लिखते हैं, सरप्लस। ठीक है, अगर इधर का ज़्यादा हो जाता है, इधर का कम हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, लॉस को जो लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, वो हटा के बेटा डेफिसिट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टोटल कर लेंगे। तो ये छोटी सी बात थी बेटा। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि इस चैप्टर में कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है, रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं। क्योंकि आपने देख लिया होगा कि इसमें सारी की सारी रिवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, इसमें कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इस वाले अकाउंट में। तो बेटा हमें यही सीखना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ें इसमें सीखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि आज ज़्यादा लेंदी क्लास ना हो, इसलिए बेटा वो टॉपिक मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ। तो कल की क्लास में बेटा रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर सीखेंगे। एक चीज़ ज़रूर इसमें ध्यान रखना बेटा, इस जितनी भी वीडियोज़ बना रहा हूँ इनको ध्यान से ज़रूर देखना, एक एक आइटम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर थोड़ा सा टफ पड़ता है ये, तो बहुत ध्यान से देखना है हमें। So thank you for watching the video बेटा।